Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. My dear students, we are going to discuss a very important topic from organic chemistry. That's nucleophiles and electrophiles, which are collectively called as reagents. क्या होते हैं ये reagents? कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. Let's begin. Dear students, न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भी एक दो स्टेप पीछे चलेंगे. केमिकल रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो सीखने की पहले कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देखते हो ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, जो कि स्टूडेंट्स यूजुअली 9th 10th से ही इन चीजों पे वर्कआउट करना स्टार्ट करता है. तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स. शॉर्टली हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. तो ये कहानी तो मैट्रिक तक चलती है, हम सीधे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके दिखाते हैं. लेकिन अगर आप इस चीज को ब्रॉडर सेंस में सीखना चाहते हो तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इस अंदाज से लिखते हैं: सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट converted into intermediate and intermediate finally is converted into the product. Dear students, again reagent reactants को हम रिप्लेस करते हैं यहां दो टर्म से. एक है यहां पर सबस्ट्रेट और दूसरा यहां पर है रिएजेंट. सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके एक और स्पीशीज में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, और यही इंटरमीडिएट लेटर ऑन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर माय वर्ड्स. अगर सबस्ट्रेट और रिएजेंट कंबाइन हो रहे हैं और इंटरमीडिएट बिल्कुल भी नहीं बन रहा है एक रिएक्शन के अंदर, डायरेक्टली ये दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, यानी बीच में कोई ऐसी चीज नहीं बनती है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन. यानी जिस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट नहीं बनता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, और यू कैन से इसको हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, साथ साथ में इंटरमीडिएट बन रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बनने से पहले एक ऐसी स्पीशीज बनती है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं. इंटरमीडिएट बनने के बाद कन्वर्ट होता है वही बाबा प्रोडक्ट के अंदर. ऐसी रिएक्शन को हम सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और यू कैन से मल्टीपल स्टेप रिएक्शन. तो क्या होता है सबस्ट्रेट, क्या होता है रिएजेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे आज के लेक्चर में. आप बने रहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट क्या होता है? अगर मैं यहां पर सबस्ट्रेट की बात करूं, माय डियर स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट स्पीशीज, एक ऐसी स्पीशीज है ऑन विच reagent attacks. एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक कर रहा है, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं सबस्ट्रेट. माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एग्जांपल इसकी मैं आपको सिखाऊंगा. यहां पर मिसाल के तौर पर आपके पास है CH3 CH2 Cl. इसके साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. डियर स्टूडेंट्स, आराम से देखिए, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं. एक मीडियम है यहां पर जिस मीडियम के अंदर ये काम कर रहे हैं. से फॉर एग्जाम्पल द मीडियम हियर इज एसीटोन. यहां पर सर बन रहा है प्रोडक्ट CH3 CH2 OH. अगेन डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैंने CH3 CH2 Cl, जिसको हम कहते हैं क्लोरोईथेन, इसकी रिएक्शन हम कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां जो क्लोरोईथेन है
यही वो स्पीशीज है जिसको मैं कह रहा हूं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एक ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, एंड द अटैकिंग स्पीशीज दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कह रहे हैं रिएजेंट। सो आप इस बात को क्लियर कीजिए कि सबस्ट्रेट is a species on which reagent attacks. Coming back, reagent क्या होता है? My dear students, reagent आप याद रखोगे attacking species. Attacking species is called as reagent. सबस्ट्रेट के ऊपर जो स्पीशीज अटैक कर रही है उस स्पीशीज को हम कहते हैं रिएजेंट। सो दो टर्मिनोलॉजी मैंने यहां पर यूज की, वन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, अनदर इज कॉल्ड एज रिएजेंट। सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है और अटैक करने वाली स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज द रिएजेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, reagents is the topic that I am going to discuss today. Reagent. Broadly अगर मैं reagents को क्लासिफाई करूं, reagents को अगर मैं broadly क्लासिफाई करूं तो ये दो तरह के होते हैं। One is called as nucleophile and another is called as electrophile. My dear students, reagents are of two types. This is a very important topic. One is called as nucleophile and another is called as electrophile. Let us discuss them one by one. So let's start from the nucleophiles. Nucleophile को हम अंडरलाइन करेंगे। डेफिनेशन जो मैं लिखूंगा यहां पर, इस डेफिनेशन को आपने करना है फीड अपने माइंड में। स्पीशीज having the tendency to donate an electron pair either bonding or non-bonding. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है न्यूक्लियोफाइल? तो मैंने जो यहां पर बोर्ड पे लिखा आप जरा इसको देखिए। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है या वो इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल is an electron rich species, और जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस लविंग। ये स्टूडेंट्स रिमेंबर द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है। न्यूक्लियोफाइल को फिर से मैं अंडरलाइन करूंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर सिखाएंगे। द न्यूक्लियोफाइल donates
the electron pair from HOMO. Very important point. एक न्यूक्लियोफाइल जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां से सर डोनेट करता है? डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम होमो. जिनके लिए ये होमो वर्ड नया है वो जरा याद रखिए. होमो क्या होता है? होमो बिल्कुल कुछ भी नहीं है. इट इज कॉल्ड एज हाईएस्ट occupied molecular orbital. यानी जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है तो आपने एक पॉइंट जहन में रखना है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर किस ऑर्बिटल से डोनेट होता है? सर दैट इज डोनेटेड फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यानी जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें जिस फिल्ड ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वही से इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा डोनेट होता है. क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, दैट मींस इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, तो ये कभी अपने लो एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करता है, बल्कि उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. दैट इज द रीजन इसको हम कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसको आपने याद रखना है. हम लिखेंगे यहां पर वीवीआईपी. आगे चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. जो न्यूक्लियोफाइल्स है, एक पॉइंट लिखूंगा यहां पर, द टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, the tendency of a nucleophile to donate an electron pair is called as my dear students, is called as nucleophilicity. The tendency of a nucleophile to donate an electron pair is called as its nucleophilicity. Is called as its, साथ में लिखिए. सो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? And the tendency of a nucleophile to donate its electron pair is called as its nucleophilicity. Again, we will come forward discussing many things in it. आप heading बनाएंगे types of nucleophiles. Types of nucleophiles. My dear students, number 1, neutral nucleophiles. Dear students, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है. अब कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है? क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है? क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है? बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड डोनेट हो रहा है, पाई बॉन्ड डोनेट हो रहा है. इसी बुनियाद पे हमने न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी बनाई है. तो फर्स्ट कैटेगरी मैंने यहां पर, फर्स्ट टाइप जो मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट्स अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. क्या होता है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल? मैंने एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे बाबा H2O वाटर मॉलिक्यूल. यहां पर आप देखेंगे इट्स ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. न्यूट्रल मॉलिक्यूल माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. नेट चार्ज ओवर इट इज इक्वल टू 0. स्टिल इट हैज द टेंडेंसी,
ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। आपने याद रखना है मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अगर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी याद रखोगे, इट हैज अ बेंट स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ओवर इट। तो हमेशा आपने देखा होगा वाटर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इफ इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल देन इट इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर आप अगर एग्जांपल से भी देखोगे, H2O वाटर मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्शन अगर हम करेंगे H पॉजिटिव के साथ, H पॉजिटिव इट्स कॉल्ड एज अ प्रोटॉन। प्रोटॉन ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इसको हम शॉर्टली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, NU लिख के और ऊपर इसके ऊपर एक बार डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगेन अनदर एग्जांपल, यहां से NH3, इसके साथ अगर आप H पॉजिटिव को कंबाइन कराओगे डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी गेट NH4 पॉजिटिव। यहां पर फिर से NH3 molecule has been a discussion for we people in the last lectures. NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी एज न्यूक्लियोफाइल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी कैटेगरी को हम कहते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। कमिंग बैक, सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज्ड species. My dear students, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट फ्रॉम ए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है। यानी आपके पास एक स्पीशीज है दैट हैज अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट, और जहां पर भी नेगेटिव चार्ज रहता है हम कहते हैं दैट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। जब भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज या नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। से फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, OH नेगेटिव, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस इट बिहेव्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, F नेगेटिव, एटसेट्रा। बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब दे आर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन को सीखना साथ साथ में, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे तब इसमें कुछ मजा नहीं आता है। तो क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स इज, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their nucleophilicity. Arrange the following in decreasing order of their nucleophilicity. Option number 1, CH3 negative. Option B, NH2 negative. Option C, OH negative.
and option number D, F negative. Dear students, look at the question. क्वेश्चन को एक बार खुद से एक सही आंसर इसका देने की कोशिश कीजिए. My dear students, all the species have negative charge over it. हर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज. That means every species is electron rich. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल. तो इनमें सबसे बेहतर तरीके से सबसे क्विकली कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? That will be a better न्यूक्लियोफाइल. और जो सबसे डिलेड मोड में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पर वर्क करेगा. सो कौन सा कंसेप्ट आप यहां पर यूज करोगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर. अगर आप देखोगे नेगेटिव चार्ज, अगर आप नेगेटिव चार्ज को फाइंड करोगे यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर है, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर है और यहां पर फ्लोरीन के ऊपर है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को पीरियोडिक टेबल के अंदर लोकेट किया होगा. ये जो एलिमेंट्स है ना, these are second period elements. These are second period elements. My dear students, very important. ये चारों एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं. सर इससे क्या होगा? यस, एक पॉइंट हमारे पास है. कार्बन को हमने देखा होगा. कार्बन की अगर आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0. दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फोर एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम यहां पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी उसमें एक टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज को रिटेन करने की. यानी जितना एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबल कर सकता है, और जितनी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो उतना नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर सकता है. तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल फ्लोरीन के ऊपर है और सबसे कम नेगेटिव चार्ज स्टेबल कार्बन के ऊपर है. जहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा. यहां पर वो इस नेगेटिव चार्ज को जल्दी जल्दी डोनेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो यहां पर स्टेबल नहीं है, और जहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है उसको डोनेट करने की टेंडेंसी, उसको डोनेट करने की जरूरत जल्दी जल्दी नहीं पड़ेगी. माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर द कांसेप्ट दैट आई यूज्ड हियर. मैंने कहा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आपको चार एलिमेंट्स के ऊपर नजर, यहां पर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है. अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी आपने अरेंज करना है. तो यहां पर हम कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करेंगे. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस सबसे ज्यादा, सबसे हम कहेंगे मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? तो यहां पर हम कहेंगे CH3 नेगेटिव ग्रेटर देन NH2 नेगेटिव ग्रेटर देन OH नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, नीट पढ़ रहा हो, जेके बॉबी की तैयारी कर रहा हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यही से स्टार्ट हो रही है. आपने इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में फीड करके रखना है कि मैंने कौन सा कंसेप्ट यहां पर यूज किया. कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, इसी नेगेटिव चार्ज को लेके मैं एक और क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करूंगा. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन हमारे पास फिर से है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of nucleophilicity. My dear students, यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए हम लिखेंगे CH3 CH2 नेगेटिव. ऑप्शन नंबर बी CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव. वेरी इंपॉर्टेंट.
ऑप्शन नंबर सी, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। My dear students, look at the question. Again, an important question. आप इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव चार्ज यहां पर भी कार्बन के ऊपर, यहां पर भी कार्बन के ऊपर और यहां पर भी कार्बन के ऊपर। सर कैसे हम इस क्वेश्चन पे वर्कआउट करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, डरना नहीं है, आराम से देखना है। अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, कौन सा कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे? वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का यहां पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर आप याद रखेंगे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इट्स एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। यहां पर जो कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये जो कार्बन है, सिंपली क्या करना है आपने, इस कार्बन का यहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 डियर स्टूडेंट्स। और ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। रिमेंबर, कार्बन का सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन का डबल बॉन्ड sp2 एंड कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड दैट इज sp। क्या मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन से? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर फाइंड करने की कोशिश करोगे, आसान है बहुत। आप परसेंटेज s कैरेक्टर को ढूंढिए। sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? इसमें सर 25% है। sp2 में s कैरेक्टर कितना है? इसमें 33.3% है। और sp में कितना s कैरेक्टर है? इसमें 50% s कैरेक्टर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और s कैरेक्टर के बीच कौन सी रिलेशन है सर? मैं दिखाऊंगा आपको। यहां देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिसिटी और s कैरेक्टर के बीच इनवर्स रिलेशन है। मींस जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होगा, वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, और जहां पर s कैरेक्टर कम होगा, वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, सारा कुछ मैंने खोल दिया, आंसर आपके हाथ में है। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर कहां है? C में। यहां पर जो कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसमें 50% s कैरेक्टर है। इस कार्बन में 25% s कैरेक्टर है। दैट मींस अगर मैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो अगर आप इसका सही आंसर लिखना चाहते हैं, दैट मींस सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आपने इस क्वेश्चन को भी जहन में फीड करके रखना है। डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गए तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगेन कमिंग बैक टू अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन आप इंक्रीजिंग भी कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप क्वेश्चन को एक जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड करोगे और इसका एक सही आंसर मुझे दोगे। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 F नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 2 Cl नेगेटिव, ऑप्शन C Br नेगेटिव, ऑप्शन D I नेगेटिव। इस क्वेश्चन में साथ साथ में एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक चीज लिख के रखूंगा, इन पोलर सॉल्वेंट, यानी जिस मीडियम में रिएक्शन हो रही है वो मीडियम
एक पोलर सॉल्वेंट है, दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट आई मीन टू से जस्ट लाइक वाटर। वाटर, वो वहां पर जो सॉल्वेंट मैंने यूज किया है दैट इज लाइक वाटर। ये चार अगेन आप देख सकते हो, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ऑल हैव नेगेटिव चार्ज ओवर इट। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है और वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? आप देखिए कैसे हम इसको इस क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine. What are these, sir? Sir, these are group 17 elements. My dear students, remember, जब भी आपसे एग्जामर एक ऐसी कैटेगरी के बारे में डिस्कशन मांग रहा है, आंसर मांग रहा है, एक ऐसे एलिमेंट्स को इन्होंने डिस्कस किया है जो एक पीरियड से नहीं बल्कि एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। The way fluorine, chlorine, bromine and iodine, these are group 17 elements, these are called as halogens. तो यहां पर कौन सा फैक्टर आप यूज करोगे फॉर डिस्कसिंग, फॉर गिविंग ए करेक्ट ऑर्डर फॉर देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी? यहां पर आपने याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज साइज। यहां पर जिस फैक्टर को आप यूज करोगे इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करने के लिए, दैट इज साइज। तो साइज में अगर आप देखोगे, साइज में आयोडीन सबसे बड़ा है और फ्लोरीन सबसे छोटा है। जो साइज में जितना बड़ा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होती है और जो साइज में जितना छोटा होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होती है। मगर रिमेंबर माय वर्ड्स, मैंने वहां पर सॉल्वेंट मेंशन किया है इन पोलर सॉल्वेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने सॉल्वेंट को चेंज किया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी चेंज होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, करेक्ट ऑर्डर इसका लिखूं, तो यहां पर इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आई नेगेटिव सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद बी आर नेगेटिव, उसके बाद सी एल नेगेटिव और उसके बाद एफ नेगेटिव। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, याद रखोगे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, इसको भी वीवीआईपी हम लिखेंगे। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, these are all negatively charged species, इनको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहां पर जो कंसेप्ट मैंने यूज किया दैट इज ऑफ द साइज। साइज में आयोडीन सबसे बड़ा है, साइज में फ्लोरीन सबसे छोटा है। जिसका साइज सबसे बड़ा वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, जिसका साइज सबसे छोटा वो वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। अगर किसी के जहन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां पर साइज में ऐसी कौन सी बात है जिससे इसका ये ऑर्डर मिल रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप याद रखोगे यहां पर जो कंसेप्ट वर्क करता है दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस कंसेप्ट के थ्रू यहां पर मैंने इसका सही आंसर ये लिखा है दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। इस पोलराइजेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरा लेक्चर जरूर देखिए, फजन्स रूल, तो आपको हम वहीं पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पोलराइजेबिलिटी को देखने के लिए आपको मेरा लेक्चर देखना है, फजन्स रूल। इंशाल्लाह वहां पर इस क्वेश्चन का भी एक बेटर सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। हाल फिलहाल इस बात को आपने माइंड में फीड करके रखना है। 3 क्वेश्चंस मैंने दिखाए, 3 क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अगेन वी विल डिस्कस ए क्वेश्चन एक और डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स। Arrange the following in decreasing order of nucleophilicity. Last question, my dear students. Option number 1, CH3, C double bond O, CH2 negative. Option number B, CH3, C double bond O, O negative.
दो ही ऑप्शंस मैंने यहां पर लिखे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, यहां पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी एक नेगेटिव चार्ज है। माय डियर स्टूडेंट्स, मींस बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है दैट्स टर्म्ड एज एन न्यूक्लियोफाइल। अब बेटर तरीके से कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है वो हम समझाने के लिए आपको यहां पर जबरदस्त कोशिश मैं भी करूंगा, आप भी अपने माइंड को यूज कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है आपको इसमें? लेट्स डिस्कस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। अगर इस नेगेटिव चार्ज को आप डीलोकलाइज करोगे, दैट मीन्स आपने रेजोनेंस तो पढ़ी होगी, इस नेगेटिव चार्ज को मैं अगर यहां शिफ्ट करूं, ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, CH3 C, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर था, एज आई डीलोकलाइज द चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अब कार्बन के ऊपर नहीं बल्कि ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो आपने याद रखना है, व्हाट इज फर्स्ट एंड द सेकंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, इन दोनों को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन दोनों को हम कनेक्टिवली कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करके सेम टाइप ऑफ एटम के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करके आपको एक ही तरह के एटम के ऊपर ये नजर नहीं आ रहा है, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगेन सर, रिपीट आई करूंगा, पहले नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर था, इसको डीलोकलाइज करके इसको मैंने शिफ्ट ऑक्सीजन के ऊपर किया। ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर नेगेटिव है, यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो हम इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी को जरा देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका ये है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। डीलोकलाइज करके हम देखेंगे, इस नेगेटिव को यहां शिफ्ट कीजिए और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, CH3 CO नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था, डीलोकलाइज करके नेगेटिव चार्ज फिर से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। जब भी डीलोकलाइज करके, चार्ज डीलोकलाइज करके अगर वो सेम टाइप ऑफ एटम के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सर इससे क्या होगा? बिल्कुल इसी से तो आंसर मिलेगा हमारे क्वेश्चन का। तो एक में आपको नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, एक में आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, मींस नेगेटिव चार्ज वहां पर ज्यादा स्टेबल है,
जब नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम स्टेबल है, दैट मींस वहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है। अगेन यूज द टेक्निक और यूज द ट्रिक, जहां पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, आपने देखना है जो ज्यादा स्टेबल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, जो कम स्टेबल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A greater than B. This is again a very important question, my dear students. इन क्वेश्चंस को आपने फीड करना है माइंड में, इसको यूज करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वर्कआउट करोगे तो न्यूक्लियोफाइल्स के जो मैंने क्वेश्चंस दिए इनको डिस्कस किया, यही कांसेप्ट्स आपने थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करने हैं। कमिंग बैक माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, जो हमने रिसेंटली अभी डिस्कस किया, इससे पहले मैंने डिस्कस किया न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो एक और थर्ड कैटेगरी में यहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड कैटेगरी है पाई बॉन्डेड स्पीशीज। एज न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसी स्पीशीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दे बिहेव लाइक, दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। बिल्कुल आप याद रखोगे इस पॉइंट को। एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, कार्बन और कार्बन के बीच pi bond present है। pi bond means the carbon and carbon have high electron density in between them। यहां पर एक बॉन्ड तो सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है। pi bond is a weak bond as compared to that of a sigma bond। सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में pi bond वीक है। दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है कार्बन कार्बन के बीच, मींस ये एक ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है एक ऐसी स्पीशीज के साथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी पाई जाती हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, से फॉर एग्जांपल अगर इसके नजदीक कोई एक ऐसी स्पीशीज आ रही है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, दैट मींस H पॉजिटिव से फॉर एग्जांपल, तो बिल्कुल ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है इसके साथ। और यहां पर CH2 माय डियर स्टूडेंट्स, यहां सिंगल बॉन्ड रह के यहां पर CH2 था और ये हाइड्रोजन इसी के साथ कनेक्टेड रहेगा और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मुझे मैकेनिज्म नहीं पढ़ाना है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि ऐसी स्पीशीज जिनके पास पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो मैंने इथीन से यहां पर स्टार्ट किया। इथीन की रिएक्शन मैंने H पॉजिटिव आयन के साथ करके दिखाई। H पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इथीन हैज अ पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड है। ये देखिए पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इसके साथ इस H पॉजिटिव को मैंने इस कार्बन के साथ कनेक्ट किया, इसका एक बॉन्ड लॉस हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इज एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल इसको सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज द फेमस बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। आप बेंजीन रिंग के अंदर देख सकते हो बाबा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल हम पढ़ रहे बेंजीन मॉलिक्यूल के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है रिएक्शंस की, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दैट मींस ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है बिकॉज इट हैज 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। दैट मींस ये भी वहां पर अटैक कर सकता है, ऐसी स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी पाई जाती हो। दैट मींस दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इसकी रिएक्शन भी अगर आप करोगे H पॉजिटिव के साथ, बिल्कुल सर यहां पर इसके साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव की जगह कोई और भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप इसको कनेक्ट करोगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, तो लेटर ऑन हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन करने के लिए सब्स्टिट्यूट करता है। दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन। बस यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेंजीन में चूंकि 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इन 3 पाई बॉन्ड्स की वजह से इसमें एक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी पाया जाता है। 3 क्लासेस वी डिस्कस्ड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, negatively charged species and pi bonded species as nucleophiles. And the last category,
माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ कैटेगरी जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पर, दैट इज सिग्मा बॉन्डेड स्पीशीज एज न्यूक्लियोफाइल्स। डियर स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड तो हमने डिस्कस किया, अब सिग्मा बॉन्ड की आ रही है टर्म। ऐसी स्पीशीज जो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं टू द इलेक्ट्रॉन एब्सेंट स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर पाया जाता है। कौन है ये मॉलिक्यूल्स? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है ये मॉलिक्यूल्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं OMCs। इसकी एक डेफिनेशन आपने याद रखनी है, बहुत ही जरूरी है। कंपाउंड्स having bond between carbon and a metal। ऐसी स्पीशीज जहां पर कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है किसी मेटल के साथ, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली किसी मेटल के साथ होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, दे डोनेट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। सो लेट्स डिस्कस द फेमस एग्जांपल, दैट इज RMgX। इसको हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हो, यहां मैग्नीशियम एक मेटल है, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम का बॉन्ड डायरेक्टली R कुछ भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल इट इज CH3। कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अगेन आई विल रिपीट, ऐसे कंपाउंड्स जहां पर कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड किसी भी मेटल के साथ होता है, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एंड आई गिव यू अ फेमस एग्जांपल, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को मैंने सिंपली यहां लिखा RMgX। R इज एनी मिथाइल, इथाइल, व्हाटसोएवर, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसका डायरेक्ट बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ है। दैट मींस जहां पर कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली किसी मेटल के साथ होता है, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करते हैं? दे डोनेट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे RMgX माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पोलर बॉन्ड है, ये एक पोलर बॉन्ड है। और ये स्पीशीज जब भी आप देखोगे यहां से R नेगेटिव स्पीशीज रिलीज होती है, मींस ये जब भी डोनेट करेगा, ये जब भी मिथाइल को डोनेट करेगा, ये इसको इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज डोनेट नहीं करेगा, बल्कि इसको डोनेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। एंड दिस नेगेटिव चार्ज माय डियर स्टूडेंट्स कैसे आया? ये सिग्मा बॉन्ड इस R के ऊपर शिफ्ट होके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। दैट मींस सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने डोनेट किया टू द इलेक्ट्रॉन एब्सेंट स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अगेन अनदर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, RLI, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोलिथियम। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप फिर से देख सकते हो, यहां पर R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसका डायरेक्ट बॉन्ड Li, दैट इज लिथियम। लिथियम एक मेटल है, दैट मींस इट्स एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर ना पाई बॉन्ड ना नेगेटिव चार्ज, बल्कि ये एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। एंड द थर्ड एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स,
R2CuLi। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं गिल-मैनस रिएजेंट। गिल-मैनस रिएजेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर, फिर से आप देखिए यहां पर दो अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड है? Cu इज ए मेटल, ये कॉपर है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख रहे हो कॉपर का डायरेक्ट बॉन्ड अल्काइल कार्बन के साथ यहां पर है। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स को भी हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड the one class of reagents, that's nucleophiles। इसमें हमने nucleophiles के ऊपर क्वेश्चंस भी किए। nucleophile it's a type of reagent that means it's an electron rich species। जो भी मैंने क्वेश्चंस इस पे दिखाए आपको, डियर स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। बाकी जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी आपने वर्कआउट करना है। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी कोई डाउट मिलेगा तो आपने लेक्चर के सेकंड पार्ट को जरूरी देखना है। तो आप अपना भी ख्याल रखिए, इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।